हेलो। हाँ मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम। खुश रहिए, खुश रहिए। आ गए आप लोग सब? आज जी तो मैम। जी आप मैम। 5 लोग। जी मैम। चलिए, कल वाले ही लोग हैं शायद, इसमें अपूर्वा कोई एक बड़ी है आज। ठीक है, चल। सौंदर्य बताते समय सौंदर्य के 3 तत्वों की कल जो बात हो रही थी, उसको उसके अंतर्गत हमने कल्पना, बिंब और प्रतीक यहाँ तक समझा दिया था। ये सौंदर्य क्या है, सौंदर्य शास्त्र किसे कहते हैं, सौंदर्य के कौन से 3 तत्व हैं, उनको यहाँ तक हमने बता दिया था। इसके बाद ये आ रहा था कि संगीत कला को लेकर के थोड़ी सी बात कहकर बात को खत्म किया जाए। सौंदर्य कैसे और कहाँ दिखाई पड़ता है। तो प्रतीक समझाते समय हमने बहुत सी चीजें बताई थी कि किस प्रकार से कल्पनाओं के माध्यम से, कल्पनाओं से हम उनको आवाहन करते हैं, पुनरावाहन कहते हैं उन चित्रों को, जो हमारी स्मृतियां होती हैं, जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, उनको फिर से लाते हैं चित्त में, फिर उससे एक नया बिंब तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं, और उनको फिर किसी न किसी प्रतीक के द्वारा अपनी भाव को, अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। और उसमें फिर हम भारतीय विचारधारा के हिसाब से रस की बात करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ ये शब्द ये सौंदर्य कहता है। जिसमें एक ये भी उदाहरण हमने दिया था कि सीता जी ने रावण को क्या किया था, सारी बातें कह दी थी, केवल एक तृण दिखा करके, एक घास का टुकड़ा सामने रख करके दिखा करके उन्होंने कह दिया कि तुम क्या हो, तिनके के समान तुम हो। ये कहने के लिए उन्होंने तृण ओंट में रख करके अपनी बात को कह दिया था। तो जो कहना चाह रहे हैं उससे भिन्न भी हम प्रतीकों के माध्यम से कह जाते हैं, यानी व्यंजित जो होना है उसको भी हम प्रतीकों के माध्यम से कह जाते हैं। अब आते हैं संगीत कला में, जिसका कि समापन कल ही होना था, आज उसको लेके चलते हैं। संगीत में सम्यक रूपेण गाया गया गीत और गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ये दोनों शाब्दिक अर्थ और पारिभाषिक इसका अर्थ, ये दोनों आप जानते हैं। तो गीत को गई धातु में एक ता प्रत्यय लग करके बना शब्द, कंठ से गाया गया जो कुछ है वो गीत है। और यहीं पर एक वाद्य में, वाद्यों के प्रकारों के अंतर्गत जहां आई रंजकता की बात, वहां शारंगदेव ने कह दिया रंजक स्वर संदर्भ, ऐसा जो स्वर संदर्भ, जो कुछ भी वादन में, वाद्यों में बजाया जाता है वह रंजक है, तो उसको भी गीत ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि शारीरी वीणा से ही दारवी तैयार हुई। दारवी, दारू मतलब, दारू किसे कहते हैं? शराब को। अरे दैया रे, मर गए। तब मैम दारू तो ही होता है। हट। अरे दादा रे, तुम लोग कैसे हिंदू हो भाई। उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। क्या बोल देते हो, हम कहाँ चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। आलोक, ये दारू की जी बात मैम। कर रहा है तुलसीदास। ऊपर जो बैठा हुआ है परम पिता परमेश्वर राम, जो बैठी हुई है जो शक्ति, उसने डोरी पकड़ रखी है सबकी अपने हाथों में, जैसा जिसको चाहता है नचाता है। जगह एक नाट्यशाला है, सुमुख यहाँ कर कर अभिनय चलते सभी, अंत में ना किसी की निशानी रह जाती है ना। ये हम लोग जी मैम। नाच रहे हैं, हम लोग नाटक के पात्र हैं अलग अलग। तो कौन है? उमा दारू योषित की नाई। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा तुम किसकी बात कर रही हो। ये राम जी जो है ये क्या करते हैं, दारू योषित, दारू मतलब देवदारू की, सुना है? कश्मीर की तरफ वृक्ष होते हैं देवदारू,
देवदार वृक्ष मैम। हाँ, पहाड़ी जी इलाकों में, मैम, ठंडे इलाकों में होते हैं। तो जी दारू मैम, का मैंने मतलब देखा होता है, है। अरे वाह, देखने के बाद दारू को शराब कह दिया बेटवा, तुम तो क्या हो, बच्चा हो तुम। तो दारू मैंने मतलब देवदार समझता था, लेकिन दारू नहीं समझता था ना मैं। दारू, दारू नहीं, दारू, दारू जी मैम। वृक्ष है, वृक्ष से लकड़ी तैयार होती है, और उस लकड़ी से जो योषित माने योषित, श्रुति, योषित मतलब स्त्री, योषित मतलब स्त्री, तो दार योषित किसे कहेंगे? कठपुतली। समझ में आया? जी मैम। दार योषित माने हे उमा, जो राम जो है वो कैसे हैं, सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले हैं। कहाँ चले गए हम भी, अब समझ में आया? जी मैम। दारुयोषित मतलब कठपुतली। तो शारीरिक वीणा और दारवी वीणा सब लोग ऑन करके गायब हो जाते हैं, और मैं अकेले 1.5 घंटे गड़गड़ गड़गड़ अपना बोलते रहती हूँ। तो इसमें भी रस नहीं रहता, ये भी रसहीन है। ये जो नहीं मैम, सब पढ़ाई, रहते हैं। अरे भगो, तुम कहाँ दारू बताने लग जा रहे हो, कहाँ तुम्हारे साथ वाले हुकारी भी नहीं भरते कभी। चलो, तो एक है शारीरिक वीणा, एक है दार्वी वीणा। शारीरिक वीणा ये जो देह पे ध्वनि का उत्पादन होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है जिस क्रिया से, इसी को आधार बना करके दार्वी वीणा यानी कि लकड़ी से तैयार की गई वीणा तैयार होती है। तो उन्होंने कहा कि जो रंजकता कंठ से गाने से उत्पन्न होती है, तो शारंगदेव ने कहा वही रंजकता, वही स्वर संदर्भ अगर वादन में है, बजाए जा रहे हैं, तो उनको भी गीत संज्ञा से ही कहेंगे। तो संगीत में काव्य के समान गीत का यहाँ केवल हमने क्यों उल्लेख किया है? सार्थक शब्द रचना से तो गीत है, निरर्थक शब्द रचना से भी गीत है तुम्हारे गायन में भी। और उन्होंने कहा दाएं हाथ के बोलों से तैयार जो सुंदर स्वर संदर्भ है, वो भी गीत है। ठीक, क्लियर? जी मैम। तो उन्होंने कहा जी मैम। संगीत भी काव्य के समान ही भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। संगीत भी काव्य की तरह ही भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, और उसके पास सहारा क्या है? रंग, तूलिका, मूर्ति, पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी की जगह नाद। जो नाद काव्य की दृष्टि से नहीं, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं है। क्यों अर्थ नहीं है आलोक, क्यों अर्थ नहीं है उसका? क्योंकि नाद बोलने से क्या समझ में आता है? सामान्य अर्थ ध्वनि, ये समझ में आता है। व्युत्पत्ति जी मूलक अर्थ से क्या समझ में आता है? नकारम प्राणामानम दकारम मंडलम विदुजाता प्राणाग्नि संयोग गाते न नादो विधीयते। इससे भी कुछ व्यंजित नहीं हो रहा है कि ये किस प्रकार से पर ब्रह्मो नाद ब्रह्म ब्रह्मानंद सहोदर, इसको रसानंद का भाई, सहोदर मतलब एक पेट से पैदा होने वाले सहोदर, कैसा हम इसको कैसे कह दे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये व्यंजना शक्ति पूर्ण है, ये कंठ ध्वनि व्यंजना शक्ति पूर्ण है। इसी आधार पर आनंदवर्धन जो है वो भी कहते हैं गीत से ही रस की व्यंजना होती है। तो स्वर सन्निवेशों के द्वारा, जब हमने स्वर सन्निवेश की बात कर ली ना रत्ना करके, तो उसको भी लेके चलेंगे कि स्वर सन्निवेशों के द्वारा रस प्रक्रिया में स्थायी भाव का अगर हम आलंबन बताएं, तो कौन बनेगा स्वर हमारे उसमें आलंबन? किस स्वर को, राग के किस स्वर को हम आलंबन मानेंगे? स्थायी भाव का किसको आलंबन मानेंगे? कॉमन सेंस भी लगाओ रे बच्चों। अंश स्वर को, अंश स्वर को स्थायी भाव कौन बनेगा? स्थायी भाव का आलंबन अंश अंश। अंश स्वर बनेगा। क्यों? क्योंकि वही उसकी जीव है, प्राण है, आत्मा है, वही आधार है, वही स्थायी है, तो वो बन जाएगा। और जिसका अभिधान क्या बनेगा? स्थायी स्वर, वही अंश स्वर स्थायी बन जाएगा। स्थायी स्वर का जो संवादी स्वर होगा, नवक त्रयोदश अंतर में बैठा हुआ संवादी स्वर, क्यों? संवदनात् संवादी, उसके साथ मधुर संवाद करने के कारण जो संवादी है, वो कौन सा काम करेगा? वो मंत्री। विभा हाँ, मंत्री का मैम। अरे नहीं बेटा,
अभी तो तुम रस के उसमें संदर्भ में समझ रहे हो, तो उसको उद्दीपन विभाव का काम करेगा। ओके। समझ गए? जी अगर मैम। ये स्थाई स्वर है, स्थाई भाव का काम हम अंश स्वर से ले रहे हैं, तो वदनात्वादी बोलने के कारण वादी है। तो उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? उद्दीपन विभाव। विभाव दो है ना, आलंबन और उद्दीपन। जी। तो आलंबन अगर अंश स्वर हो गया तो उद्दीपन कौन काम कर रहा है? संवादी स्वर। संवादी। संवादी स्वर। सापा, रेधा, गानी, मासा, सापा, सामा, रेपा, रेदा, ये परस्पर संवादिनो है ना। नमक त्रयोदश जी। मंदनम तावन्योन्नम संवादिनो। तो ये संवादी का काम, ये कौन सा काम करते हैं? उद्दीपन का काम करते हैं। माने हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे रस और सौंदर्य, सुंदरता एक ध्वनि से कैसे प्रकट होती, किस तरह से राग से प्रकट होती, जो पिछले पढ़ा आए हैं उनको लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अनुवादी स्वर किसका काम करते हैं? अनुभावों का, पीछे पीछे चलने वाले भाव, उसमें जोड़ देने वाले भाव। बिना इनके उसका पूरा भी नहीं होता। बिना अनुभावों के, अनुवादी स्वरों के, वो रस परिपाक की प्रक्रिया हो गई नहीं। क्योंकि स्थाई विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति होनी है। तो अनुवादी स्वरों को उनका ये अनुभाव की तरह काम करते हैं। और जो तुमने अभी राजा बताया ना, राजा और राजा का मंत्री, वादी जी। संवादी, जी उसी मैम। तरह विवादी जो शत्रु है स्वर, यहाँ वो संचरण के कारण उसको संचारी भाव के वो प्रकाशक माने जाएंगे, संचारी भाव को बताने वाले, प्रकट करने वाले माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी राग में अगर विवादी स्वर नहीं है, या किसी भी राजा का अगर शत्रु नहीं है, तो राजा किसी काम का नहीं होता जिसका कोई शत्रु ही ना हो। शत्रु होना जरूरी है। क्यों? जब वो शत्रु को परास्त करेगा जाकर के, तभी तो उसकी पावर का पता चलेगा कि हाँ, इसकी सेना अच्छी है, दमखम है इसके पास। जी मैम। तो शत्रु होना भी जरूरी है। तो इनसे ही, इन सब से मिलकर के ही नाद, नाद के बाद गीत, संगीत हमारा प्रभावी होता है। और जब प्रभावी होता है, तब हम उसकी प्रशंसा में उसके गुणों को, उसके प्रभावों को देखते हुए, किस तरह नाग को वश में किया, शेर को वश में कर लिया, अमृत शिशु को वश में कर लिया, ओंकार नाथ ठाकुर जी ने मुसोलिनी को सुला दिया। ऐसे ऐसे जब ये होता जाता है, तो हम उसकी बखान, उसका बखान करते करते अंत में कहते हैं नादाधीनम मतो जगत। ये सारा का सारा जगत जो है, जिसको हम मिथ्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, माया कहते हैं, ये सब का सब नाद के अधीन है। अधीन। जो वो तो स्पंदन है, वो तो नष्ट होता नहीं है। तो ऐसे संगीत का हम रसास्वादन करते हैं, उसमें ही हम सौंदर्य को, आनंद को, लालित्य को, सुंदरता को और अपनी रुचि के अनुसार प्रियकर को देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ? नाद सार्वभौम तत्व हुआ। सार्वभौम मतलब समस्त भूमि का, सभी जगह। हाँ, समस्त भूमि में फैला हुआ। नादाधीनम मतो जगत कह दिया। इसी कारण नाद सौंदर्य जनित आनंद जो है, ये सबको प्राप्त होता है। समझ में आए या न समझ में आए, उसकी सुंदरता का, उसके रस का, उसके आनंद का पान सब कर लेते हैं। सबको मिलता है। भले उसको कितना मिला, कैसे मिला ना बखान पाए, लेकिन प्राप्त सबको होता है। तो संगीतात्मक सौंदर्य शास्त्र का प्रधान और मौलिक कार्य है कि संगीत में भावना ने जो सौंदर्य के स्थान को छीन लिया है, वहां सौंदर्य को प्रतिष्ठित करना है। अगर सौंदर्य शास्त्र को समझना है तो, अगर सौंदर्य शास्त्र को समझना है तो, जबकि सच्चाई क्या है कि भावना की तीव्रता, भावना याद करिए, वही भावना ना, उन्नाव नुमा जो पात्र में वैद्य लोग घिसते हैं, जी मैम। तो वो हृदय के अंदर के भावों की वैसी ही भावन होती है। यहाँ से वहां, वहां से वहां, उस भावों का मंथन, उन्हीं से तो उद्धृत होते हैं, उन्हीं से निकलती है कल्पनाएं, बिंब और प्रतीक, और फिर सुंदर होता है। ये तो चक्र क्रम चल रहा है बिल्कुल। जबकि सच्चाई क्या है, ये तो कह रहे खत्म करने के बाद, सच्चाई क्या है कि भावना की तीव्रता के बिना सुंदरता का निष्पन्न होना, प्रकट होना, उत्पन्न हो पाना संभव ही नहीं है। समझ में आ गई बात? जी मैम। संगीत जी का मैम। आरंभ, संगीत का आरंभ कैसे होता है? तब होता है जबकि रूपात्मक तत्व लय या राग
किसी ढांचे के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वरों का आघात हो, जिसमें उनका सजावट हो, कंपन आदि की उनकी स्वाभाविक क्रिया हो, और जो बाद में बहुत सारे शब्दों से, स्वरों के लगाव आदि के ढंग से, रागों के नियमों से और भावों के संयोजन से स्पष्ट कर पाए हम। किन किन चीजों से? शब्दों से, स्वरादि के विभिन्न विविध प्रयोगों से, उच्चारों से, उनके लगाव से, रागों के नियमों से, और भावों को उनमें जोड़कर, अपना भावों का जोड़कर, काकू वगैरह जोड़ करके जब वह प्रकट करते हैं, तब वह बन जाती है वो ऐसी धुनिया नाद जो क्या बन जाती है? संगीत रचना बन जाती है। और फिर उसमें जब हम देखते हैं, हमारी दृष्टि कौन कैसा प्रकट करता है, तो हम उसमें सुंदरता ढूंढते हैं, मधुरता ढूंढते हैं और रमणीयता ढूंढते हैं, और इन्हीं को जब हम पाते हैं तो कहते हैं ये सौंदर्य है। बात आई समझ में? जी मैम। जी मैम। तो इस प्रकार भारतीय संगीत का जो एक रसपान हम कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं अपनी शिक्षा के अनुसार, वो दूसरी भाषा का व्यक्ति सुन के कुछ तो ले सकता है आनंद, पूरी चीज भले ही ना समझे, ध्वनि का केवल आनंद ले सकता है। लेकिन दोनों ही जगहों के, जो कल हमने बताया था कि अपनी अपनी कला संस्कृति सब प्रतीकों के माध्यम से कैसे भिन्न हो जाती है, पाश्चात्य का अलग, हमारे देश का अलग, अलग अलग संस्कृतियों के अलग। तो भारतीय संगीत केवल स्वरात्मक रूप आकार, हम यहाँ पे और उसका विशद वो करते हैं कि ये केवल एक स्वरात्मक रूप आकार नहीं है, हम उसकी पूजा करते हैं, वह पूर्ण हमारा जीवन है। अब क्या कैसे जीवन? भाई हम तो नहीं कर पाते, हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, नहीं। संगीत में जो डूबे हुए लोग हैं, जो संगीत में अंदर समाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो जब तक उसका पूर्ण समर्पण नहीं होता है, तब तक उसको उतनी गहरे उतर भी नहीं पाते। जितना गहरे उतरेंगे, जितना डूबेंगे, उतना ही उसमें खरे होंगे। तो वो कहते हैं यह संपूर्ण जीवन है, और इसका सारा का सारा स्वरूप कलात्मक है, रसात्मक है, रमणीय है। इसलिए हमारा सौंदर्य जिसको हम कहते हैं, उसको रस से जोड़ के कहते हैं रसो वैसा रसम है वायम लब्ध्वा नंदी भवति। उपनिषद का वाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है कि रस ही वही पर ब्रह्म है, और वही नाद ब्रह्म है, और वही पर ब्रह्म की उपासना का साधन भी हमारे पास नाद है। और जब ऐसी हम उपासना करते हैं, तो हमें अपने आप ही सत्य, शिव और सुंदर को हमारा आधार बन जाता है, और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। समाप्त तुम्हारा सौंदर्य वाला चैप्टर। ओके। जरा 2 घूंट पी ले हम अपनी कॉफी। जी मैम। अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम ताल। एक तो देखो ताल ये होती है जो आप हाथ से लगाए, और जो BA 1 2 3 तक आपको समझाया गया, हम लोग भी वही समझते हैं। जब केवल हम ताल लेकर चलते हैं, हमको ताल पढ़ानी है, तो हम ताल में क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा सकते हैं हम ताल में आपको? तो हमने कोशिश की है कि किस प्रकार ताल और ताल के अंतर्गत काल का, और काल में कलाओं का, कला से पात का, और पात से कैसे लय मिल करके ये चलते रहे, इस पर हमने कुछ सोचने की, और एक थोड़ा दर्शन को की दृष्टि से देखने की कोशिश की है, और पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखते हैं। संगीत, कोई संगीत, विश्व का कोई भी संगीत ऐसा नहीं है जिसमें लय ना हो, किंतु ताल का जो है क्रम, जो ताल का कंसेप्ट है, वो केवल भारतीय संगीत की अपनी एक विशेषता है। भारतीय संगीत में ताल का संबंध काल तत्व से जोड़ा गया है। काल में ही वह अनुभूत है, जुड़ा हुआ है, और उसका प्रस्तुतिकरण भी काल में ही होता है। और गीत, वाद्य तथा नृत्य इसी कला में काल के महत्व को कलाओं से अधिक
कैसे ऊपर आ जाते हैं, कैसे इनमें आधार पाते हैं, उसकी बात करते हैं। कैसे तौर्यत्रिक संज्ञा, कलाओं और कलाओं की सृष्टि और प्रस्तुतिकरण और अनुभूति। तौर्यत्रिक संज्ञा, कलाओं की सृष्टि, प्रस्तुतिकरण और अनुभूति, तीनों के ही संदर्भ में काल तत्व का विशेष महत्व है। किसका? समय का। काल मतलब समय, काल का विशेष महत्व है। और यूं सभी देश काल से परे कोई भी वस्तु नहीं है, परंतु कलाओं की जब हम बात करते हैं तो जिस देश काल में इन कलाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, उसी देश काल में ही इनकी अनुभूति भी की जा सकती है, उसके बाद नहीं। जैसे कैसे? जब आप कोई चीज, अभी बीच में इसको 1 मिनट के लिए बताते, जैसे आपने मुंह से कुछ गाना शुरू किया, कोई स्वर गा रहे हैं आप, कोई बात कर रहे हैं आप, तो स्वर के साथ में स्वर तो निकल रहा है, स्वर का ऊंचा नीचापन हो रहा है, स्वर का छोटा बड़ापन जा रहा है, और साथ में काल भी उससे जुड़ा हुआ है, काल भी साथ में ही चल रहा है। और जिस समय ये प्रकट हो रहा है, उसी समय इसका अनुभूत भी हो रहा है, स्वयं नष्ट भी होता चल रहा है, साथ में लय भी होता जा रहा है। तो समझ में आ रही बात? जी मैम। जी मैम। तो यह अवश्य है कि किसी देश काल विशेष में सामाजिक के चित्त पर इन कलाओं का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी स्मृति मात्र से दूसरे काल वो रह जाती है, पर कला की अनुभूति उसके प्रस्तुतिकरण के साथ ही चलती है। बात समझ में आई? गाने वाले के साथ जो प्रयोक्ता है, जो गा रहा है, जो गायक है, उसके साथ साथ श्रोता जो है, ग्रहीता जो है, वो भी साथ साथ ही उसकी रसानुभूति करता है, आनंद लेता रहता है। उसके बाद में एक साथ वो चलती है, बाद में क्या रह जाता है? केवल स्मृति मात्र रह जाती है। ध्वनि की तारता, तीव्रता और गुण के अतिरिक्त काल की भिन्नता के कारण उसका कलात्मक रूप दिया जाता है। जैसे स्वर के लगाव श्रृंगार की तो हम बात करते हैं ना, बहुत आपने भी की है अभी। नाद स्वर, विकृत स्वर, शुद्ध स्वर, श्रुतियों के आधार पर बटे हुए, उच्चार के भेद से, प्रयोग के भेद से, लगाव के भेद से हमने बहुत सारी बातें की थी ना स्वर वाले में, श्रुति में। तो उसी तरह काल से ये कहते हैं, काल के द्वारा इन तीनों मतलब तारता, तीव्रता और गुण, इन तीनों विशेषताओं के प्रयोग में एक विशिष्ट प्रकार का सामंजस्य रखा जाता है। कलाओं के प्रयोग के लिए काल असीम नहीं है, कलाओं के प्रयोग के लिए काल असीम नहीं है, क्योंकि हम उसको बांधते चलते हैं, हम उसको बांधते चलते हैं। एक सीमित काल के अंतर्गत ही इनका प्रस्तुतिकरण होता है, और उस असीमित काल को सीमित काल में मापने का, तौलने का कार्य ताल के द्वारा किया जाता है। अतः ताल शब्द भी संगीत के पारिभाषिक शब्दों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ताल शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा अर्थ वाली तल धातु में घृ प्रत्यय लगने से ताल शब्द की अधिकरण अर्थ में निष्पत्ति होती है। संगीत रत्नाकर में कहा गया, यह हम पहले भी एक बार शायद बोल चुके हैं, तालस्थल प्रतिष्ठायाम धातुर घृ स्मृतः गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। ताल, गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों तत्वों की प्रतिष्ठा के रूप में इन तीनों तत्वों को आधार प्रदान करता है। यह पहले ही बात हो गई कि काल तत्व ही इन कलाओं में प्रमुख है। अनुभूति के समय में सामाजिक का चित्त प्रथमतः तो देश विशिष्ट से मुक्त होता है, और फिर काल विशेष से। और अनुभूति का ऐसा भी एक क्षण आता है जहां देश काल के ज्ञान से भी मुक्त हो जाता है और परमानंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किंतु इन कलाओं की अनुभूति अधिकांश समय में सामाजिक काल तत्व के प्रति सजग रहता है, क्योंकि ताल ही उस काल तत्व को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। संगीत के ग्रंथों में सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में ताल शब्द के लिए
घन वाद्य के संदर्भ में निम्न उल्लेख मिलता है। ताल शब्द के लिए घन वाद्य के संदर्भ में निम्न उल्लेख मिलता है। वाद्यों के विभाजन के समय जब घन वाद्य की बात आती है तब ताल की बात आती है। इसके पहले ताल की बात नहीं आती, काल की बात आती है, पात की बात आती है और लय की बात आती है। ताल की बात नहीं आती। ताल की बात उन्होंने की है, वाद्यम तु यद घनम प्रोक्तम कला पात लयान्वितम कालस्तस्य प्रमाणम ही विज्ञेयम ताल योगतः। उन्होंने वाद्यम तो यद घनम प्रोक्तम, जो घन वाद्य है जब वो कहे गए तो उनके साथ कला पात लयान्वितम, कला पात और लय, अभी इनके बारे में कला पात और लय को बताएंगे, ये काल के ही प्रमाण है ऐसा जाना जाता है, जो ताल के साथ जुड़ करके ताल के अंतर्गत ही ये आते हैं, ये प्रकट होते हैं। किस संदर्भ में? केवल घन वाद्य के संदर्भ में। ये पहले भी हमने बताया था कि तालों का प्रदर्शन या तो हाथ के द्वारा दिखाया जाता था या घन वाद्यों के द्वारा दिखाया जाता था। ठोस वाद्यों के द्वारा केवल आघात से उस समय को नापने का काम किया जाता, केवल आघात के उस पर दिखाए जाते थे, अथवा हाथ की क्रियाओं के द्वारा तालों को दर्शाया जाता था। ताल कोई ठेके के रूप में, आवर्तन के रूप में कोई ऐसा उसका रूप नहीं था। केवल घन वाद्य में आधार दिखाने के लिए एक काल को पकड़ने के लिए, एक सीमा बांधने के लिए काल की उसको नाप लिया जाता था। और ठोकर से, जैसे मजीरा या झांझ छोटे पकड़ लिए दोनों हाथों से और 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह की केवल ये ठोक होती थी, ये ठोक होती थी, ये केवल आधार होते थे। और अन्यथा सशब्द और निशब्द क्रियाओं के द्वारा, 4 सशब्द और 4 निशब्द क्रियाओं के द्वारा हाथ के प्रयोग से तालों को दिखाया जाता था। वो उसको ताल दिखाना कहते थे, जिसमें ये पाठाक्षर से भर करके ऐसे ताल नहीं थे। आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेश, ध्रुव, शम्या, ताल, सन्निपात, ध्रुव, शम्या, ताल और सन्निपात, ये 4 सशब्द और 4 निशब्द क्रियाओं के द्वारा तालों को दर्शाया जाता था। तो इस श्लोक में क्या कहा कि कला पात और लय से युक्त जो घनवाद्य विधि है उसका प्रमाण ताल के संबंध से काल को जानना होता है। वाद्यों के चतुर्विध वर्गीकरण में घन वाद्य ताल प्रधान वाद्य है, अभी जो बताया, और इन कलाओं में ताल प्रधान है। नाट्य शास्त्र में इसी संबंध में ताल का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में ताल की विधि के अंतर्गत 21 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है भरत ने। दत्तिल और मतंग ने भी इन शब्दों पर विचार किया, परंतु संगीत रत्नाकर में सर्वप्रथम ताल पर एक पृथक अध्ययन प्राप्त होता है जिसमें इन सभी पारिभाषिक शब्दों पर क्रमबद्ध विचार किया गया एक के बाद। ताल के संदर्भ में शारंगदेव ताल की व्युत्पत्ति देने के बाद ताल का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, कालो काल कालो लघ्वादिमितया क्रियया संगतो मितिम। काल मतलब कालो के लिए कालो, लघ्वादिमितया, लघु आदि से, लघु गुरु आदि से, क्रियाओं की संगत से, गीत देर विद्दत्ताल, जो इनको आधार गीतों को दे देता है वो ताल है। और वह ताल मार्ग और देशी के भेद से 2 प्रकार का है। लघु गुरु आदि काल मापक, लघु गुरु आदि काल मापक इकाइयों का मान संगीत में ठीक वैसा ही नहीं होता जैसा लोक अथवा साहित्य में स्वीकार किया गया है। क्या कहना चाह रही है? लघु गुरु आदि का काल माप इकाइयां उन्हीं इकाइयों जैसा नहीं होता जैसा संगीत में, जैसा बाहर लोक में होता है। लोक में हम लघु किसे कहते हैं? लघु अक्षर, एक वर्ण बिना किसी मात्रा का, छोटे अक्षरों को, हाँ, जो बहुत सूक्ष्म हो। बहुत सूक्ष्म कैसे कहेंगे? वर्णमाला के बिना व्यंजन वाले। जी जी जी, बिना व्यंजन वाले। यस मैम। बिना व्यंजन वाले तो अ ए ये हो गए, लेकिन ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व नहीं, ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर। हाँ, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। तो 5 ह्रस्व स्वर जो है, बढ़िया, 5 ह्रस्व स्वरों के बराबर संगीत में एक लघु होता है। लघु तो वहां भी बोलते हैं लघु स्वर, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोक में जो मापक है लघु का, वो हमारे संगीत में वैसा नहीं है। कहने का क्या मतलब हो गया कि जो वहां 5 लघु अक्षर, काव्य के, साहित्य के 5 लघु अक्षर बराबर संगीत का एक लघु। श्रुति, ठीक है? जी मैम। साहित्य के 5 लघु अक्षर बराबर संगीत का एक लघु, तो उसका दुगना गुरु और उसका 3 गुना प्लुत, फिर ये आगे ये बढ़ती रहती। तो लोक में तो लव, काष्ठा, निमेष आदि ये काल नापने के पैमाने थे ना। अब उसको कैसे बताते? तो पहले लोग बताते निमेष किसे कहते हैं? ये जो हमारी पलकें होती हैं, जी मैम। जो ऐसे ऐसे झपक, अपने आप जो झपक नहीं जाती है, थोड़ी यस थोड़ी देर मैम। में झपकती है, तो इसको कहते हैं पलकों को निम। और जब झपक के एक क्रिया इसकी हो जाती तो निमेष कहलाती है। इतनी सी क्रिया एक, ये निमेष, एक निमेष काल हुआ। तो इसका भी आधा, उसका भी आधा, लव कितना छोटा होगा। तो पहले लोक में तो ये नापने की, लव, काष्ठा, निमेष, इनसे नापा जाता था, किंतु ताल की कला इन सबसे भिन्न है। लघु का कालमान संगीत में क्या हो गया? 5 लघु अक्षर, साहित्य के, काव्य के 5 लघु अक्षर उच्चारण काल के बराबर एक लघु होता है। और गुरु का कालमान लघु से दूना, और प्लुत का कालमान लघु से 3 गुना होता है। यूं तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्रिया संज्ञा दी जाती है, पर संगीत में विशिष्ट कालमान के साथ हाथ की गति दर्शाने के लिए जो क्रिया शब्द का हम प्रयोग करते हैं, कैसे? अभी बताया थोड़ी देर पहले हमने, कौन कौन सी क्रियाएं? आवाप, निष्काम, विश्राम, आवाप, निष्काम, विक्षेप और प्रवेश, ध्रुव, सम्या, ताल और सन्निपात। इसी तरह किसी भी प्रकार की क्रिया के द्वारा नापे गए काल को ताल नहीं कह सकते। कि हम हाथ यूं बजा रहे हैं, हम हाथ हवा में उठा रहे हैं, तो उसको हम ताल नहीं कहेंगे। क्रियाएं संगीत में 2 प्रकार की कही गई हैं, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। सशब्द के बारे में अभी अभी बताया, बोलिए जरा सा, रिपीट कर दीजिए। सशब्द क्रिया क्या है? मैम वो क्रियाएं, वो सशब्द क्रियाओं में आवाप, हाँ, विक्षेप, हाँ, नहीं, आवाप की बात निष्क्राम, आवाप की बात सॉरी मैम, निष्क्राम, निष्क्राम, आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेश। प्रवेश। इसको पता है, हाथ से ये क्रियाएं पता है? बारे में पढ़ा है, बट अभी बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया है, इसलिए याद नहीं आ रहा है, बट पढ़ा है मैम ये सशब्द और निशब्द क्रियाएं। अच्छा इमाम, एक बार दिखा के बता दें? हाँ जी मैम, बता दीजिए। देखो ये मेरा हाथ, देखना, हाथ दिख रहा है मेरा? मेरा हाथ दिख रहा है सबको? जी 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 मैम। हाँ, आवाप आया, जी मैम। निष्क्राम दिखाई पड़ा? जी मैम। ये आ रहा है अंदर की ओर, ये सीधा हाथ है, अंदर की ओर ये आया आवाप, नीचे की ओर से खुल करके बाहर जा रहा है निष्क्राम, फिर यहीं से हमने यूं समेटा, विक्षेप, फेंक दिया बाहर, दाहिने हाथ को इधर दाहिने साइड में, विक्षेप। और जब अंदर ला रहे हैं तो ये अंगूठे को हमने अंदर कर लिया, और यहां से समेटते हुए ला रहे प्रवेश, यूं मुट्ठी बंद करके सामने आ गई, आवाप, निष्क्राम, यूं फेंक दिया विक्षेप, और अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करके ला रहे प्रवेश। और इसी तरह सशब्द क्रियाएं क्या हुई? ये हुई निशब्द। अब सशब्द क्रियाएं क्या हुई? जिसमें ध्वनि हो रही, देखिए इधर, ध्रुव, ऊपर ले जाकर के हाथ को चुटकी बजाते हुए नीचे ले आना, ध्रुव, ये हो गई ध्रुव। श्रुति, ये हुई ध्रुव, ध्रुव। अब दाहिने हाथ से बाएं पे मारना सम्या, और बाएं हाथ से दाहिने पे मारना ताल, और बीच में ले जाकर के दोनों को सन्निपात, दोनों हाथों को यूं सन्निपात। तो ध्रुव,
दाहिने से बाएं पर शम्या, बाएं से दाएं पे ताल और बीच में सन्निपात। समझ में आया? जी मैम। यस मैम। तो ये हो गई सशब्द, बाद वाली जिसमें शब्द हो रही, ध्वनियां हो रही हैं, ये सशब्द हो गई। और आवाप निष्क्राम आवाप निष्क्राम विक्षेप और प्रवेश वो निशब्द हो गई। इन दोनों के चार चार ये उपभेद हो गए। अंत में वो कहते हैं लघु जो आदि क्रियाएं हैं, लघु गुरुप्लुत आदि क्रियाओं के द्वारा मापा गया काल भी ताल नहीं है, बल्कि इस प्रकार मापा गया काल, कैसा कि कैसे नापा जाए, बल्कि इस प्रकार मापा गया काल जब गीत वाद्य और नृत्य, नृत्य नहीं कह रहे यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहे हैं? नृत्य, केवल हाथ पैरों का संचालन, केवल हाथ पैरों का भ्रू संचालन, इसको नृत्य भाव जो उसका ताल से जुड़ा हुआ पक्ष है उसके लिए वो कह रहे हैं। बल्कि ऐसा नापा गया काल जब गीत वाद्य और नृत्य का आधार बने तब वह ताल कहलाएगा। जो कि संगीत रत्नाकर ने पहले भी बोला था ना, ताल स्थल प्रतिष्ठायाम धातुर्घ स्मृता गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। जिस ताल में प्रतिष्ठा पाते हैं, क्या? गीत वाद्य और नृत्य आधार पाते हैं, उसको तल में उसमें टिक जाते हैं, वो उनको आधार देता है, उनको बेस देता है, उनके समय को मापता है। तभी हम कहते हैं कि ये करो, नौक का तान लगाओ, ये इतने मात्रे की तिहाई है, इतने मात्रे की, मापने का हमारा एक पैमाना बना हुआ है। तो परिभाषा क्या बनी? लघु गुरु आदि के विशिष्ट मानों के साथ, लघु गुरु आदि के विशिष्ट मानों के साथ हाथ की जो विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं, जिनके द्वारा गीत वाद और नृत्य के काल को नाप लिया जाता है, नापा जाता है, उसको कहते हैं ताल। सुन लिया? तो भारतीय दर्शनों का कला संबंधी जो अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण रहा है, वो है ताल संबंधी धारणा के मूल में क्या? कि भारतीय काल को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं चक्रिक गति प्रधान। क्या कहते हैं ताल को? चक्रिक गति प्रधान। हाँ, चक्रिक गति प्रधान। अरे क्यों है भाई ये चक्रिक गति में? जहां ना कोई सृष्टि का प्रारंभ है, ना सृष्टि का कोई अंत है, अब इसको दर्शन से जोड़ के देखने की का प्रयत्न, ना आदि है ना अंत है। सूर्य और चंद्र की आने और जाने की जो क्रिया है, जन्म मृत्यु से जीवन में आने जाने की क्रिया है, चार युगों में जो आगे बढ़ते रहने की क्रिया है, सर्वत्र ही जो हमको चक्रिक क्रिया दिखती है, ये काल से जुड़ी हुई। हमने ताल को किससे जोड़ा है? काल का मापक। गीतवाद नृत्य करते समय इनको मापने का, जो काल को नाप लेने का जो पैमाना हमने रखा, जो आधार भी देता, उसको ताल कहा है। तो किससे जुड़ा? काल। काल को चक्र से क्यों जोड़ते हैं? ऐसी ही हमारी कल्पना है, कल्पना में हम ऐसा ही बिंब लाए हैं, इससे हमने दर्शन में भी हमारी यही सोच रही है। महाभारत में देखा था ना, मैं काल हूं कहता है वो, मैं ना कभी मरा हूं ना मैं मरता हूं, मैंने कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं आगे भी रहूंगा। तो वहां पे दिखाते हैं ना, एक चक्र चलता रहता है। जी मैम। एक चक्र दिखाते हैं महाभारत में जी मैम। कि ये चक्र चल रहा है, तो वही काल है, चक्रिक गति। तो काल जब चक्रिक गति में है, तो उससे जो हमने उसको बांधने का प्रयत्न किया, इसीलिए जब जब औनद्य जैसे वाद्यों में, घन वाद्यों में तो था ही, उसमें ही था, उसके लिए ही था, लेकिन जब औनद्य वाद्यों में तालों का प्रयोग होने लगा, तो हमने उसके साथ क्या शब्द जोड़ा? क्या शब्द जोड़ा? एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द ताल के साथ हमने जोड़ा, आवर्तन। जी जोड़ा ना, जी। आवर्तन। हम उसको जोड़ दिया हमने। कितने आवर्तन, कैसा चक्र, कैसी लय, कितने चक्कर में, हम इस तरह पूछते हैं। तो हमने उसको आवर्तन से जोड़ दिया, आने जाने की इस क्रिया से जोड़ दिया। नापा तो काल को लिया, नापा, उसमें लय भी है,
उसमें एक कल, द्वि कल, चतुष्कल, यानी पैटर्न भी हमने बना दिए तरह तरह के, सब कुछ ले लिया। और वो चक्र क्रम में भ्रमण परिभ्रमण, नाचते रहने की, उस घेरे में रहने की। तो हम इसी में कहते हैं एक आवर्तन में तो दुगुन लगाओ, एक आवर्तन में चौगुन लगाओ, एकल, द्विकल और चतुष्कल। ये कलाओं के ही रूप है। ये कलाएं ही किस तरह से वो उसके जो ताल हैं, उसके हम क्या कहेंगे, उसको पैटर्न समझ लीजिए बना लेते हैं, कैसे उसके पैटर्न बन जाते हैं। तो ये हुई ताल। समझ में आया? जी मैम। अब इसका ही एक अगला शब्द आता है जो भरत ने इस्तेमाल किया था, कलापात लयान्वितम। ताल को बताते समय क्या है, कलापात लयान्वितम। कला, पात और लय से अन्वित मतलब जुड़ा हुआ। ये जुड़ा हुआ है, कहाँ से अलग हो रहा है, कैसे ये पता नहीं चल रहा है, इसके साथ ये मिला हुआ है, इसके साथ ये लगा हुआ है। लय को छोड़ दें क्या, तो लय छोड़ दें तो पात क्या है, पात को छोड़ते तो कला क्या है, कला और लय के बीच में पात आया है तो पात क्या है। इसको समझने के लिए उन्होंने कहा तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग समझेंगे। कभी कभी ऐसा भ्रम हो सकता है कि अरे ये तो एक ही बात हो रही, एक बात नहीं। कला को कला के ढंग से, और फिर मिल करके जब ये तैयार होता है तब ताल बनता है। तो कला क्या है उसको समझते हैं। तालों में मौलिक इकाई गुरु की ही ग्रहण की गई है। तालों में मौलिक इकाई गुरु की ही ग्रहण की गई है। वो चाहे भरत मुनि ने कहा हो या संगीत रत्नाकर ने अपने 5वें अध्याय में कहा है, गुरु कलात्रह, गुरु कलात्रह। कला ही यहाँ पर, कला ही गुरु है, यानी गुरु की इकाई ही कला के रूप में मान्य है। और भी कला के लिए कई कई शब्द सुने होंगे। कला किसी अंश या भाग को भी कहते हैं। जैसे जी। चंद्रमा की 16 कलाएं, अभी आएगी इसमें बात। चंद्रमा की 16 कलाएं, कौन कौन सी 16? 8 पूर्णिमा के पक्ष की और 8 अमावस्या के पक्ष की। कला को शक्ति का आकार जो लेते हैं परम पिता ये शिव जी, देवों के देव कहते हैं, तो उनको भी कहते हैं कला निधि, क्योंकि उनके माथे पर भी चंद्रमा है ना, उन्होंने धारण किया हुआ है, तो उनको कह देते हैं कला निधि। उनके लिए भी काल का माप 30 काष्ठाओं का काल, यानी 5 लघु अक्षरों का काल, उसको भी कला कहते हैं। अभिव्यक्ति का माध्यम जो है हमारे सारे ललित कलाएं, चित्र, मूर्ति, नाट्य, काव्य, संगीत, इनको भी कला कहते हैं। जो सशब्द और निशब्द क्रियाएं अभी बताई, इनके लिए भी एक जगह पर कला शब्द प्रयुक्त होता है। और किसी व्यक्ति की काम करने की कुशलता के लिए भी हम कला शब्द बोल देते हैं, भैया इसको तो बात करने की बड़ी कला है इसके अंदर, यहाँ पर भी ये शब्द हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो कला कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं भरत और शारंगदेव कि गुरु कला अत्रह, यहाँ पर यानी कि संगीत के संदर्भ में हम गुरु की इकाई को कला कहते हैं। समझ में आई बात? तो संगीत में गुरु कला का ग्रहण दार्शनिक दृष्टि से महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्र की 8 कलाएं और अमावस्यक चंद्र की 8 कलाएं। आप कहेंगे ये तो 15-15 दिन बाद आते हैं। आया प्रश्न मन में कि नहीं आया? नहीं आता होगा क्या? हम भी प्रश्न भी खुद ही कर लेते हैं। पूर्णता की ओर बढ़ते हुए चंद्र जब जाता है तो उसकी प्रारंभ की 8 कलाएं, और या तो इधर की पूरी 16 ले लो या उधर की ले लो, तो वैसे ना जोड़ करके अंधेरे पक्ष की और उजाले पक्ष की 8-8 को लेते हैं। पूर्णता की ओर बढ़ते हुए की 8 और उधर अमावस्या की ओर घटते हुए की 8 कलाओं को, इनको लेकर के चंद्रमा की 16 कलाएं बनती हैं। यही दर्शन एक चंद्र एक गुरु कला के रूप में ग्रहण की गई है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में अर्धचंद्र 2 बार आता है, तो पूर्णता में एक ही होगा। पूर्णता में एक होता, अर्धचंद्र 2 बार आता है, पूर्णता वाला 1 बार आता है, तो एक लघु मान्य होगा। और पूर्णता का जो चंद्रमा है उसकी एक कला उसका अमावस्या के दिन की, उसको लय स्वरूप मानते हैं,
कहते विश्रांतिर लय। जब अमावस्या का जो दिन आता है उसको कहते विश्रांति लय, आराम करने का। अब विश्रांति माने आराम करना कैसा, जहां पर एक ठहराव की बात आती है। अभी आगे इसका और विस्तार करेंगे। विश्रांतिर लय, तो पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य में आता है पात। पात कहते हैं उस स्थान को जो दो के बीच का, 16 जो स्थल हैं उनके बीच की जो अवस्था होती है, परिवर्तन के बीच का। अब ये तो अंतर वाला बात यहाँ पर समझना पड़ेगा, ऐसा कोई अलग बंटवारे से ही बताना पड़ेगा, बता पाएंगे, अन्यथा ऐसे कहे तो कोई अलग एक स्थल नहीं है। लेकिन उस बीच के 16 कलाओं के जो बीच का अंतर होता है वो कहलाता है पात। और चंद्रमा का ये पूरा भ्रमण करना, ये कला 16 कलाओं का इसका ये भ्रमण होता है, इसको भ्रमण चंद्र का परिभ्रमण कहते हैं। तो शायद ऐसी ही किसी भाव से मुनि ने, भरत मुनि ने इसकी शुरुआत की होगी और शायद इन सब शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ऐसा लगता है। संगीत में ताल शब्द का प्रयोग प्रतिष्ठा अर्थ में शास्त्रकारों ने बताया। आधार प्रदान करना, स्थिरता लाना, ठहरने के लिए गाने बजाने नृत्य करने वाले को कोई जगह प्रदान करना, सम कहते हो ना जिसको, सम पे आना, यहां से उठना, सम सिखाना, उसको एक व्यवस्था देना, उसको चमत्कारिता दिखाने के लिए ठीक ढंग से आधार ठेका पे रहना, उसको चमत्कारिता दिखाने, किसको, मुख्य व्यक्ति को, गाने बजाने और नृत्य करने वाले को। तो क्या बनना, आधार प्रदान करना, स्थिरता देना, ठहरने के उसको स्थान प्रदान करना, और एक ऐसी व्यवस्था उसको देना जिससे ये लगता है कि हम गाने बजाने वाले के साथ एक सूत्र होकर के किसी एक गीत या किसी एक वाद्य या किसी एक नृत्य की प्रयोग में एक सूत्रता में बांधने का हमने प्रयास किया, हमने उसको आधार देकर के एक रूप तैयार किया। क्यों? क्योंकि गीत, वाद्य और नृत्य इन विविध तत्वों को एक सूत्र प्रदान करता है, स्थिरता देता है, जो ताल हमारा। तो बात क्या बनी कि व्यवस्था का संपादन करने के कारण ताल का शब्द ताल बना। आधार देने के कारण, आधारात्मक तत्व है ना ताल, इसका ये आधार बना, संपादन करने वाला गीत नृत्य वाद्य को, इसलिए इसका नाम ताल पड़ा। अब ताल का और कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? 31वें अध्याय में अभिनव गुप्त जी ने जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने लिखा, ताल की निरुक्ति की है, तले भवस्तलह, तले भवस्तलह कह करके इसकी निष्पत्ति की कि तल में होने वाला ही ताल है। इसको और समझाने की कोशिश की कि तल में होने वाला होने के कारण ही ये ताल है। अब लोक में भी तल शब्द का प्रयोग होता है, धारण करने वाला या नीचे रहने वाला होता है ना। सभी को धारण करने वाली जो हमारी धरा है उसको भी क्या कहते हैं? धरा के क्या है पर्यायवाची? तल। हाँ, आधार में तल यही होता है। तो धरा के क्या है पर्यायवाची? धरती, पृथ्वी। अब तल जब बोल रहे तो तल से भी तो जोड़ो थोड़ा, भूतल, भूधरा, धरातल, जी कहते हैं। जी और उसके नीचे चले जाओ तो रसातल, और बिल्कुल ही जल जल हो जाए तो तलातल, वितल, सुतल। इस तरह के शब्द नहीं पढ़े? जी 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 पढ़े। नहीं पढ़े तो नहीं है। आप लोग अच्छा मैम सुने साहित्य हैं, पढ़े पढ़िए। मतलब बहुत अच्छे से नहीं सुना है लगे। हाँ, तो आप लोगों को बीच में जरूर कहते हैं, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन अच्छा शब्द भंडार जरूर बढ़ाइए। संगीत शास्त्र में आप काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या प्रयोग में ही करेंगे तो भी लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए काल के आवर्तनशील क्रियाखंड को ताल कहा गया, क्योंकि ये भी क्या है? भूमि है, रंग भूमि है, एक ऐसा मंच है जो गीत वाद्य और नृत्य को आधार देता है।
ठीक है, जी मैम। इसने भी तो भूमि दे दी ना गीत वाद्य और नृत्य को, इसलिए इसका ताल ना वो बार बार ये सिद्ध करना चाह, हमने तीनों दृष्टि से बता दिया कि भरत ने क्या कहा, शारंग देव ने क्या कैसे परिभाषित किया, और उसी को अभिनव भारती में अभिनव गुप्त पादाचार्य ने उसके बारे में क्या कहा। तो उसको उन्होंने क्लियर किया कि छोटा शब्द तो है, इस रूप में इसको लिया गया, ये पूरी रंगभूमि है, ये मंच है, ये आधार है जहां गीत और वाद्य और नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, इसके ऊपर आधार पाते हैं। नाम रूपात्मक जगत में समस्त शक्तियां स्पंदन रूप हैं, ताल भी स्पंद रूप यानी क्रिया रूप है, ताल भी स्पंद रूप यानी क्रिया रूप है। कैसी? तरंगवत। तरंग कैसे चलती है? उठ के ऐसे गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती, फिर उठती है, ऐसे चलती है ना, और क्रमशः वो आगे की ओर बढ़ती रहती है, और कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कहाँ जा रही है। और कभी कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखो, फिर तब तक पीछे से वो आती रहती, इधर वाली फिर उधर चली जाती, फिर पानी आता रहता है। तरंगवत चलती है जिसमें भ्रमण संभव होता है, और भ्रमण कैसा होता है? चक्रवत। परिणामतः परिवर्त के कारण, परिभ्रमण के कारण और आवर्त के कारण आवर्तन की कल्पना ताल के संदर्भ में आई। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बोला था वो यहाँ और आ गई। ठीक है, जी मैम। क्या समझे? नाद रूपात्मक जगत की शक्तियां स्पंद रूप हैं, स्पंद यानी कि तरंग, तरंग यानी कि ऊपर नीचे बढ़ते हुए आगे जाने की और पुनः पीछे आने की क्रिया, परिवर्त होती है, लौट के आती है, और फिर वहीं पे ऐसे ऐसे उठते गिरते फिर आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो परिवर्त परिभ्रमण के कारण आवर्त का, आवर्त की कल्पना, आवर्तन जिसको आज हम कहते हैं कि कल्पना, ताल के संदर्भ में आई। ये एक एक दृष्टि है। जो भी बच्चे हो, कौन है? आलोक अविनाश श्रुति पूर्वा, ये एक दृष्टि है, देखने की कोशिश की गई है, वरना ताल के लिए एक परिभाषा दे करके भी इसकी बात को खत्म किया जा सकता है ना। ये एक जानने का एक तरीका है कि कैसे ये शब्द आया। जैसे कभी कभी किसी बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा ये नाम है, इस नाम का क्या अर्थ है, तो वो भी नहीं बता पाते, बच्चे नहीं बता पाते, अब अर्थ तो नहीं पता है। आजकल कुछ जागरूक हो रहे हैं बच्चे, माता पिता सिखाते रहते हैं नाम रखने के पहले बड़ा ढेर सारा सर्च करके उनको अर्थ बताते हैं। नहीं, बीच के बहुत लंबे समय में गैप में लोगों को अपने नाम का अर्थ भी नहीं पता होता था, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, इसीलिए गुण सगुण नाम रखे जाते थे, अर्थपूर्ण नाम रखे जाते थे, कि जितनी बार उसका उच्चार हो तो स्पंद शक्ति जो है उसका भी प्रभाव पड़ता चले। इसीलिए एक समय बीच में ऐसा भी था, गांव के साइड में शायद आज भी देखो तो वहां पे राम प्रसाद, शिव प्रसाद, है ना, ऐसे राधे श्याम ऐसे नाम जोड़ देते हैं कि इतनी बार लेते रहेंगे तो परमात्मा का नाम ही मुंह से निकलेगा। यथा नाम तथा गुण, बार बार उसका उच्चारण करने से वो जो स्पंद क्रिया जो है, वो शक्ति जो है, शब्द शक्ति जो है, उसका प्रभाव पड़ेगा और शायद वो गुण आ जाए। अब आजकल शोंटी बोंटी ममती मंटी ऐसे नाम रखे जाते हैं, तो वैसे ही उसका असर भी पड़ता है। खैर, भरत मुनि के मैम मत अभी से, आपने सशब्द और निशब्द क्रियाएं बताते समय एक नाम लिया था, ध्रुव। मेरे बेटे हाँ का नाम ध्रुव है, वो पूरे हाँ कमरे में नाच रहा है कि मैम मेरा नाम ले रही हैं। तुम्हारे बेटा है छोटा? हाँ मैम, अभी 3 साल कंप्लीट किया है उसने इस बार 2 अच्छा फेब को। अच्छा अच्छा। और वैसे उसका नाम ध्रुपद है, लेकिन घर पे सब उसे ध्रुव ध्रुव बुलाते हैं। तो बहुत अभी बढ़िया, आपने उसको ध्रुव उसका भी अर्थ बताते रहा करो। जी मैम, तो वो है मैम, उसको म्यूजिक से काफी इंटरेस्ट है अभी, मतलब बहुत लगता है बढ़िया। उसको देख के। अरे भरत ने तो ध्रुवा पर पूरा बड़ा भारी वो दे रखा है। जी जी। तो और अभी आपने बताया ना, इसीलिए मैं माइक ओपन नहीं करी थी, क्योंकि वो इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के नाच रहा था कि मैम मेरा नाम ले रही है। हाँ, सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है। भरत मुनि के मत से ताल क्रिया का असीम काल को सीमाबद्ध करना जो अर्थ है, उसमें कला, काल, लय, यानी कला पात लयान्वितम। तो कला, पात और लय, इन तीनों का साम्य,
कैसा है, एक उदाहरण देते हैं इसमें, बड़ा सुंदर भरत देते हैं, कहते हैं अलात चक्रवत। अभी हमने कहा ना कि इनको तीनों को अलग करो तो अलग भी नहीं होते, और लेकिन समझने के लिए तो अलग अलग समझना पड़ेगा। फिर अन्वित मतलब एक दूसरे में मिल गए हैं, एक दूसरे के बिना इनका, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बनता है। तो उसको उन्होंने एक उदाहरण दिया, ये शब्द आया है, इसको वो देते हैं शब्द, कैसे इसका कहते हैं कि ऐसा साम्य है जैसे समझिए अलात चक्रवत। अलात चक्र किसे कहेंगे? तुम लोगों ने कभी वो बचपन में ऐसे आते थे तुम लोगों के समय खेल दिखाने वाले, कि एक ऐसे डंडा होता है, उस डंडे में आगे थोड़ा सा कपड़ा सा कुछ बांध लेते हैं, उसमें आग लगा देते थे। हम लोगों को बचपन में आते थे, चलते उसके बीच से लगता था कोई निकल रहा है, ऐसे उसको यूं गोल इतनी तेजी से घुमाते थे कि वो लगता था कोई गोला घुमा रहे हैं। ऐसा देखा है कभी खेल? देखा है मैंने, टीवी में देखा है। हाँ, टीवी पे चलो देखा होगा। तो इतनी तेजी से है, तो वो दंड एक है तो सीधा, लेकिन एक चीज है वो काल। लेकिन वो कहते कैसा इन तीनों का संबंध कैसे बनता है? अलात चक्रवत बनता है, माने यूं वो चलता है घेरा, तो ऐसा लगता है एक ही चीज है, वो गोल गोल कोई चीज है जो जल रही है, पूरा गोल एक दूसरे में, माने बिल्कुल चिपका हुआ कोई घेरा ही है वो। अलग अलग कोई तीन चीजें हैं कि डंडी और बंधा हुआ वो कपड़ा और तेल, ऐसा नहीं लगता, वो जलता हुआ पूरा एक गोला दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे सत्व, रज और तम, इन तीनों का साम्य ही प्रकृति है, जिसको हम त्रिगुणात्मक शक्ति कहते हैं ना। सत्व, रज और तम, इनको हम त्रिगुणात्मिका शक्ति कहते हैं। तो जैसे इनका साम्य है जीवन में, उसी प्रकार ये लात चक्रवत कला पात और लय, इनकी अन्विति होती है। इसीलिए मुनि कहते हैं काल और लय, इन तीनों से युक्त घनवाद्य विधि का प्रमाण ताल के संबंध से काल है। फिर आ गई ना काल की बात। कला, काल और लय, इन तीनों से युक्त घन वाद्य विधि का प्रमाण ताल के संबंध से काल है। स्पष्ट हो गया? और ताल के इन्हीं विविध नमूनों को, पैटर्न को जब हम बनाते हैं, ये जो ताल तैयार हुई, इसमें जब इसके नमूने तैयार करते हैं तो उसके लिए एकल, द्विकल और चतुष्कल, अभी हमने पहले बताया था, ये बनाते हैं। और इसके बाद अपना बनाते, जितने बनते जाए बनाते जाए, चलते जाते हैं, बनते रहते हैं, और भी आगे बन जाते हैं। तो उनको कहते हैं एकल, द्विकल और चतुष्कल। अब आता है लय। ताल के विशिष्ट अंग हैं तीन। फिर से वही बात, कला, काल और लय, यानी कला, पात और लय। पात मतलब कोई कलाओं के बीच वाला, 16 कलाओं वाली चंद्रमा की कलाओं के बीच का जो अंतर है एक से दूसरे में जाने का, वो पात कहलाता है। तो कला, पात और लय ये ऐसे है जैसे कि चैतन्य, माया और काल, माने परम पिता परमेश्वर जो चैतन्य है, और उसका बनाया हुआ ये जो माया जगत है, जो कि क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बाद ये देह नष्ट होती है, जो फिर काल के गर्त में चली जाती है। समझ में आई बात? चैतन्य द्वारा ये जीव आत्मा आई, और ये माया जगत है। कहीं कहीं पे सुना अगर होगा, ये आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत, उन्होंने अद्वैत पर उनका दर्शन है, उस पे उन्होंने कई जगह कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी सारा का सारा जगत मिथ्या है। इसीलिए जिनको ज्ञान हो जाता है कहते हैं माया जाल में हम नहीं पड़ते, हम अलग रहते हैं। फिर भी बीच में जब काल आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पता नहीं क्या काल था, आ गया चला गया। काल मतलब अब यहाँ पे काल क्या है? ऐसा कोई समय है जब उसकी आ गई थी तो वो चला गया नहीं कहते, वो फूटा कुंभ जल जल ही समाना। दर्शन की दृष्टि से हम क्या कहेंगे? फूटा कुंभ जल जल ही समाना। चैतन्य आत्मा का जो अंश था
वो आया, माया जगत में रहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नाचा, जिया, और बाद में काल के गाल में समा गया। विश्रांति। उसी प्रकार इनका क्रम उस हिसाब से क्या बनेगा? पहले बनेगा लय, फिर बनेगा कला, और फिर बनेगा काल। जोड़ पा रहे हैं ना? इनको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं दिमाग से। पहले बनेगा लय, अब उल्टा कर देंगे ना, कला काल लयान्वितम था ना, कला पात लयान्वितम। अब हम इसको उल्टा करके देखेंगे, इस दृष्टि से कैसे बनेगा? चैतन्य, माया और काल की दृष्टि से लय, कला और काल। बंद, इसको बंद कर लो बीना, दरवाजा बंद कर लो, नहीं खोलो। तो लय, कला और काल कैसे बना? तो लय अब पहले ले लेंगे हम। समझ में आई की बात या नहीं, ये बताइए पहले। कुछ पूछते नहीं है अपने आप, हम बोलते ही जाते हैं, अपने आप ही जवाब दे देते हैं। चलिए, श्लेषणार्थक लिंग धातु से, श्लेषणार्थक लिंग धातु से अच प्रत्यय जुड़ने पर लय शब्द निष्पन्न होता है। श्लेषणार्थक किसे कहते हैं? श्लेषणार्थक किसे कहते हैं? एक शब्द के कई अर्थ जहां निकलते हो, एक संयोग की क्रिया, एक से दूसरे में मिलते रहने की क्रिया, उसके शब्द, वो शब्द है धातु लिंग, उसको कहते हैं। श्लेषणार्थक अर्थ वाली लिंग धातु से अच प्रत्यय जोड़ने पर लय शब्द निष्पन्न होता है, बनता है। और लय का अर्थ होता है लीन हो जाना, यानी विश्रांति होना। तो लय की परिभाषा कैसे कही भरत ने? विश्रांति युक्तया काले, विश्रांति युक्तया काले क्रियामानमिष्येत्, क्रियानंतर विश्रांतिर्लयः। इसको भी वैसे ही समझिएगा, क्रिया के अनंतर यानी क्रिया के बाद एक क्रिया, अब ये पलट के दूसरी क्रिया हुई, इससे ताल मारी, और यहां से यहां तक जाने की जो क्रिया है, इस दो क्रियाओं के बीच का काल जो है, तो इसको दो ढंग से समझा जाएगा। क्रिया अनंतर माने एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के होने तक का जो समय है, जो विश्रांति है, वो लय है। या इसको ऐसे समझिए, क्रिया अनंतर विश्रांतिर्लय, क्रिया के बिल्कुल बिना किसी अंतर की जो विश्रांति है, और विश्रांति क्या है? विश्रांति के साथ बिल्कुल लहर के समान उठ करके वो लय भी हो जाती है, समा भी जाती है अगली क्रिया के उसमें। तो क्रिया अनंतर विश्रांतिर्लय अर्थात विश्रांति युक्त क्रिया से काल का माप होता है। विश्रांति युक्त क्रिया से काल का माप होता है। क्रिया के अनंतर यानी कि तत्काल बाद वाली होने वाली विश्रांति लय है। अभिनव गुप्त ने कैसे स्पष्ट किया इसको? उन्होंने कहा लया नाम यानी कला नाम मध्य विश्रांति, लया नाम कला नाम मध्य विश्रांति। इससे उन्होंने इसको कहा कि ये जो कलाओं के बीच का जो समय है, जो विश्रांति है बीच की, उसे लय कहते हैं। एक क्रिया से दूसरी क्रिया के मध्य के काल को जो प्रथम क्रिया का एक तरह का विस्तार है। जब आप बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? धा धिन धिन धा, ऐसे बोलते हैं ना, कि आप तोड़ के बोलते हैं? धा धिन धिन धा, कैसे उच्चारित करते हैं इसको? जोड़ कर मैम। ऐसे ही तो बोलते हैं ना, जिसे टूटन सी ना लगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन, ऐसे चलते हैं ना। जी जी मैम। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया के मध्य का काल जो पहली क्रिया का विस्तार है, उसे लय कहते हैं। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि लय एक ही होती है।
जैसे कि चच्चत पुट के वाद्याक्षरों की न्यूनाधिकता से गुरु, लघु, प्लुत आदि का विभाग तो बनता है, लेकिन लय एक ही होती है। मतलब लय की क्रिया, विश्राम पाने का तरीका वो तो एक ही होता है, लेकिन जो उसके बीच का काल है उसको हम न्यूनाधिक कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। न्यूनाधिक कम ज्यादा कैसे करते हैं? जब बीच के काल को, दो क्रियाओं के बीच के काल को बढ़ा देंगे तो लय कौन सी हो जाएगी? दो क्रियाओं विलंबित के, हाँ, विलंबित हो जाए। विलंबित हो जाएगी। और दो क्रियाओं के बीच के काल को कम कर देंगे तो लय द्रुत हो जाएगी। जी मैम। हाँ, और दार्शनिक दृष्टि से कहते हैं लय जो है वो चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप मतलब नष्ट नहीं होने वाला, जो आदि है, अनंत है, असीम है, सर्वज्ञ है, उसको लय कहते हैं। लेकिन ऐसा चैतन्य स्वरूप जब विमुख हो जाता है, उसका रुख पलट जाता है, तो कला काल लयान्वितम बन जाता है। तब क्या बन जाता है? कला काल लयान्वितम, क्योंकि ताल की परिभाषा में लय का तीसरा और अंतिम स्थान है। यहाँ लय जो है वो किसमें है? सुषुप्ति अवस्था का द्योतक है तो, लेकिन सुषुप्ति अवस्था का द्योतक, उसका कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि हम उसका नाम ऐसे लेकर के कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी गति को तो हम बखानते हैं, धीमी, तेज, विलंबित, वो करते हैं, लेकिन उसकी अपनी जो स्थिति है वो सुषुप्त अवस्था में है। जैसे कि किसी परम चैतन्य का जो सृष्टि के लय और विलय में रहता है, लेकिन रुख पलटने पे वो क्या होता है? सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे कि शरीर को भी जब बना के इसके अंदर भी जो अंश पड़ा हुआ है उसको भी जागृत करने वाली हमारी, कहते हैं, नाड़ी कुंडलिनी, वो भी अधिकतर सुषुप्त अवस्था में ही पड़ी रहती है। उसको भी जागृत करते हैं योग के द्वारा, साधना के द्वारा। उसी प्रकार इन्होंने कहा लय जो है, इसकी तुलना हम करते हैं कि उस चैतन्य जो है स्वरूप जो है उसके विमुख रूप की, यानी सुषुप्त अवस्था की, और यह शरीर से सीधी संबंधित है, जैसे कि जागना, सोना और मध्यकाल का आचरण हो। तो जब विमुख अवस्था हो जाते हैं तो सुप्तावस्था में चली जाती है चीज। अब आता है तीसरा और अंतिम पात। एक पात से दूसरे पात और दूसरे पात से तीसरे पात, इस प्रकार 12 या 16 न्यूनाधिक पातों को संबंधित करने वाली। अब ये पात क्या है? न्यूनाधिक पात किसे कह रहे हैं? ये इसके भी बीच में क्रियाओं के जो बीच का जो स्थल है, अब उसको तो जो नाप रहा है, पहली क्रिया का विस्तार, दूसरी क्रिया का प्रारंभ, ये तो लय हो गया। तो उन्होंने कहा फिर पात क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो स्थल बदलते हैं, एक कल से द्विकल, द्विकल से चतुष्कल, इनके बीच का जो माप है, जो स्थान है छोटा, वो पात कहलाता है। मैंने गिरना, कैसे गिरती है स्थिति, मात्राओं का कैसे लगाव होता है, जो आघात होता है उसके पूर्व की गिरने की क्रिया, वो पात कहलाती है। ताल लय का शरीर रूप है। लय तो कुछ है नहीं, लय तो दिखती नहीं है, तो ताल है वो लय का शरीर रूप है। और ताल शरीर की ही तरह पूरी क्रिया स्थली है। सारा का सारा खेल दिखता है ताल के रूप में। और लय क्या करता है? पुल बनाने का काम करता है, सूत्र में बांधने का काम करता है। और अभिनव गुप्त ने क्या कहा? लय ही व्यापक रहती है, किसमें? वही पात को भी स्वरूप देती है। लय जो है वही व्याप्त रहती, किसमें? पात को भी वही स्वरूप देती है। बीच का जो विस्तार है उसके उठान से लेकर के वहां गिरने वाली जो क्रिया तक ले जाती है वो लय, और गिरने वाली क्रिया पात। यानी लय ही है इसमें दोनों में व्याप्त, वही पात का भी एक स्वरूप तय करती है। लघु से लय बनती है और लघु ही लय का संपादक और निर्माता बनता है। लघु का पुनरावर्तन ही, बार बार लघु का प्रयोग ही लय है। बार बार लघु का पुनरावर्तन, बार बार उसका प्रयोग ही लय है। गुरु में दोनों पक्षों का भाव निहित है। जिस प्रकार संख्या शास्त्र में
अंक शास्त्र में, गणित में 1 और 1 मिलाकर के 2 हो जाता है, उसी प्रकार लघु में 1 लघु और जोड़ देने से गुरु बन जाता है, और 1 लघु उसमें जोड़ देने से प्लुत बन जाता है। तो कहते हैं लघु जो है वो गुरु की अर्धांगिनी है। शुरू में आपको बताया था ना, गुरु कलात्रः, ये बताया था ना। तो वो जो गुरु है कला के रूप का, उसकी अर्धांगिनी रूप है लघु। तो गुरु में पुनः 1 लघु और जोड़ दें तो प्लुत जब बन जाता है, तो ऐसी 2 क्रियाओं के मध्य के काल का विस्तार कम या अधिक होने से लय भी द्रुत या विलंबित हो जाती है। अभी बता चुके थोड़ी देर पहले कि क्या होती है, बीच के लय के विस्तार को हम उसके काल को, समय को बढ़ा दें या घटा दें, तो उससे लय भी हमारी द्रुत, मध्य और विलंबित क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। तो द्रुत से और बढ़ा देंगे तो मध्य, मध्य से दुगना बढ़ा देंगे तो विलंबित हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि विश्रांति ही लय है। अतः काल के मध्य की विश्रांति ही दुगनी दुगनी समझनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी एक लय को आधार बना करके ही हम किसी दूसरी लय का निर्णय कर सकते हैं। बिना आधार के एक लय नहीं तय की जा सकती। कोई फिक्स नहीं है कि ये द्रुत है, ये विलंबित है, ये द्रुत है, ये मध्य है, ये विलंबित है। ऐसा कोई आधार तय नहीं है। किसी भी एक को आप ले लें, आप द्रुत को ले लीजिए तो उसके आधार पर मध्य बन जाएगी, मध्य के आधार पर विलंबित बन जाएगी। जैसे कि हारमोनियम जैसे उसमें जब आप गाते हैं तो या तानपुरा भी जब मिलाते हैं तो आप जिस स्वर से उठान करते हैं, सपोज कुछ का काली 2 होगा, कुछ का काली 4 होगा, कुछ काली 5 से भी गाते हैं। तो जिसका जो स्वर है, जहां से जिस काली को या जिस सफेद को सा मानते हैं, उसी के आधार पर तो आगे के सारे स्वर तय होते हैं कि शुद्ध रे कौन बनेगा, कोमल रे कौन बनेगा, उसी के आधार पर आगे के स्वर तय होते हैं। उसी प्रकार होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार लय में भी किसी एक लय को जब हम फिक्स करते हैं, हम तभी उसको समझा सकते हैं कि यह द्रुत है। तभी हम बता पाएंगे अब देखो इस द्रुत की ये मध्य बनेगी, और बीच के विस्तार को और अधिक बढ़ा देंगे तो ये विलंबित बन जाएगी। अंत में कलाओं का जो काल है, उस काल की ही संज्ञा है लय। कलाओं के काल की संज्ञा है लय, और उससे जो घिरा हुआ परिच्छिन्न कहते हैं, माने परिच्छिन्न मतलब चारों ओर से घिरा हुआ जो काल है, जो चारों ओर से घिरा हुआ काल है, यानी चक्र क्रम में जो घिरा हुआ काल है, भ्रमण वाले में तरंगवत जो है, आवर्त में जो बंधा हुआ काल है, वो है ताल। आवर्त में बंधा हुआ है ताल। अंत में क्या कहेंगे? ताल क्या है? काल के प्रमाण से उपलक्षित है। काल के प्रमाण से उपलक्षित है, प्राप्त किया हुआ है, वह ताल। कुछ समझ में आई बात आज की? हमारी तरफ से आज का ये जी मैम। ताल समाप्त हुआ। आज आपका कुछ समय अभी रह गया है, आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। मैम वो थोड़ा सा हम हट के बात करेंगे मैम। थोड़ा सा हम लोगों को वो रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एक लिखना है औपचारिक रूप से अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब जो अच्छा ये परीक्षा होगी उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, कि कैसे लिखना चाहिए। जी मैम, मतलब अच्छा, क्या क्या उसको, मतलब कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, हमको कैसे क्या करना। अभी इधर 1-2 साल को तो नहीं पता, जो हमने समझा था, जो हमारे गुरुजी ने समझाया था, वो हम बताते हैं। और अभी इधर भी जो लड़कियां मेरे अंडर में काम कर रही हैं, उनके हिसाब से कुछ देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जी मैम। अच्छा, रिसर्च पेपर जो होता है, रिसर्च का क्या मतलब होता है? दोबारा कुछ खोजा खोज। जाना, है जी ना? मैम।
ऐसा कुछ ऊपर से अनुपम अद्वितीय लेकर नहीं आ रहे हैं। उसको जो कुछ भी है उनमें से कुछ नया देखने का आप प्रयत्न करने जा रहे हैं। आप रिसर्च पेपर कुछ लिखने, शोध करके, माने ढूंढ करके, निकाल करके, खोज करके, कुछ खोज है ना ये, आप ऐसा कुछ ला रहे हैं जो कुछ नया आप रच सके। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आविष्कार नहीं कर रहे हैं आप किसी चीज का, आप जी किसी चीज का आविष्कार करने नहीं जा रहे हैं। तो कोई ऐसा विषय आप लेते हैं, कोई विषय बताइए तो उस विषय से जोड़कर हम बताएं आप किस पर लिखना चाह रहे हैं, ग्रंथ पर, प्रयोग पर। जैसे विषय ये है कि वर्तमान समय में तानपुरा की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में तानपुरा की प्रासंगिकता, इस पर जी पेपर लिखना है। जी तो मैम। इस पर रिसर्च पेपर, चलो देखो सोचते हैं। तो पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि अब अगर आप इस पर रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं तो पहले तो जो टॉपिक लेता है व्यक्ति, उस टॉपिक के एक एक शब्द का, हम जब भी पढ़ाते हैं आपने ध्यान दिया होगा, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश जरूर करते हैं। तो जी मैम। सबसे पहले आपने शब्द लिया वर्तमान समय, तानपुरा की प्रासंगिकता, ये आपने 3 शब्द लिए हैं, जी वर्तमान मैम। समय में और तानपुरा इंस्ट्रूमेंट और उसकी प्रासंगिकता। हालांकि ये निबंध है, ये रिसर्च पेपर तो नहीं बनता बेटा। इसको निबंध कह सकते हैं, इसको इतिहास कह सकते हैं, इसको इसको लेख कह सकते हैं। जी मैम। इट्स नॉट कॉल्ड रिसर्च पेपर। तो मैम फिर इसको रिसर्च पेपर किस तरीके से फिर बनेंगे? माने कुछ तो एक नई दृष्टि आप उसमें बताएं कि इसमें आप ऐसे किया जा सकता है कि तानपुरे को वर्तमान, एक सेकंड, वर्तमान समय में पियानो जैसा जो सिस्टम है, ये जो समान श्रुतियों के बंटवारे वाले ये जो वाद्य हैं, इनको क्या कहते हैं, समान स्वरांतराल वाले जो वाद्य हैं, इनको इनसे क्या नुकसान हो रहा है, उसको दृष्टि में रखते हुए तानपुरे की प्रासंगिकता आप ले सकते हैं। आप एक नुकसान को कुछ तो बताएंगे ना। ऐसा आपने भी फील किया होगा कि हारमोनियम के साथ गाने में और तानपुरे के साथ गाने में क्या अंतर है, आप बता पाएंगे? हारमोनियम, जो भी अच्छे गाने बजाने वाले होंगे उनके साथ वाले जरूर ये कहते होंगे, अच्छे बजाने वाले भी अपने पीछे देखिए तो तानपुरे वाले जरूर बिठा के रखते हैं, क्योंकि जी मैम। जो जो बंटवारा पियानो में है, कैसियो में है, हारमोनियम में है, वो सही सुरों का बंटवारा नहीं है। तो इससे जो नुकसान हो रहा है, स्वर तंत्री मिलाने पर भी इसका बहुत नुकसान हो रहा है, सही स्वरों के लगाव में नुकसान हो रहा है, श्रुतियों के उच्चार में नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ आप लेकर के इसको बढ़ सकते हैं। तो आप ये बताना पड़ेगा कि वर्तमान, पहले समय को आप लीजिए कि वर्तमान समय क्या है, क्या चल रहा है आजकल। तो आप पहले उसको, वर्तमान समय को क्लैरिफाई करिए कि आजकल ज्यादातर जगहों पर कैसे हारमोनियम के साथ ही अभ्यास कराया जा रहा है, जो इसके अंतराल कैसा है, इस अंतराल पर कैसे वो सही श्रुतियों वाले हमारे स्वर हमको नहीं प्राप्त होते हैं, जो कि सीधे कंठ से हमको मिलते हैं, और तानपुरे के साथ गाने पर हमको जो लाभ मिलता है, जो सही सुर का लगाव हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और बच्चों को समझा पाते हैं, वो हमें हारमोनियम के साथ नहीं मिलता। तो इसका क्या नुकसान हो रहा है? ये चलताऊ संगीत तो हो सकता है, हमारी पुरानी आधारशिला, क्योंकि जब ये भी इसमें जोड़ा जा सकता है कि अहोबल जैसे लोगों ने, ये आज का समय है, जबकि अहोबल जैसे लोगों ने जब वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना बताई थी, हाँ इसको एक बढ़िया बना सकते हैं। जब वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना बताई थी तो उन्होंने क्या कहा था, पढ़ा होगा ना बी ए थर्ड ईयर में आप लोगों ने, बोला करो भाई सब लोग। वीणा जी मैम पढ़े। वीणा के तारों पर जब स्वरों की स्थापना बताई थी तो अहोबल ने क्या कहा था, स्वर ज्ञान विहीनेभ्यो मार्गो अयम दर्शितो मया, स्वर संवादिता ज्ञानम, एक सेकंड, स्वर ज्ञान विहीनेभ्यो मार्गो अयम दर्शितो मया,
स्वर स्थापना का स्वर संवादिता ज्ञानम स्वर स्थापन कारणम। ये क्या कहा था होबल ने कि ये मैं स्वर ज्ञान से विहीन लोगों के कारण ये बता रहा हूं। तार पर स्वरों की स्थापना, वीणा के तंत्री पर स्वरों की स्थापना मैं किसके लिए बता रहा हूं? जो स्वर ज्ञान से विहीन लोग हैं, लेकिन उनको स्थापना करनी है स्वरों की। जब शायद रीड नहीं होती रही होगी, पर्दे नहीं होते रहे होंगे शायद उस समय, या जिस वीणा की उन्होंने बात की होगी वो पर्दे रहित होंगे, सारिकाएं नहीं रही होंगी उस पर। तो उन्होंने कहा ये तो मैं जो रास्ता बता रहा हूँ कोई बहुत अच्छा थोड़ी है, ये तो स्वर ज्ञान विहीन के, स्वर ज्ञान विहीन लोगों के लिए ये रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है। वरना तो स्वर संवादिता ज्ञानम स्वर स्थापन कारणम, अन्यथा तो स्वर स्थापना का कारण स्वर संवादिता का ज्ञान होता है, जो कि भरत मुनि ने षडग्राम से ऋषभ ग्राम में जाने के लिए एक रास्ता बताया था। तो इसको बहुत पुराने आज वर्तमान समय को बता करके कि ये स्थिति है, हारमोनियम के साथ गाने से हमें जो स्वर है, स्वरों का, संवादी स्वरों के साथ का जो लगाव है, उसकी वो अंतरिम मधुरता हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो कि भरत ने, शारंगदेव ने और अहोबल ने भी कहा। तो अहोबल ने भी ये कह दिया कि वीणा के तार पर इस तरह की स्थापना करना, ये गणितीय विधि के द्वारा हम बता तो दे रहे हैं, लेकिन ये स्वर के जानकारों के लिए ये उचित नहीं है। तो तानपुरा जो है ये स्वर जानने वालों के लिए, स्वर की जानकारी रखने वालों के लिए, श्रुतियों को समझने वालों के लिए। एक दिन हमने कभी बताया था आपसे आलोक कि बागेश्वरी का गांधार, दरबारी का गांधार, मियां मल्हार का गांधार, तोड़ी का गांधार, सब कुछ कोमल है ना सब में? जी मैम। लेकिन सबके गांधार का लगाव आप देखें अलग अलग रस बता रहा है। जी हर जी एक मैम। के गांधार का उच्चार, उसको छुअन, उसके लगाने, उस स्वर की बयार क्या कहें, उसका जो प्रसरती है, उसकी जो रंजकता जो फैलती है, हर स्वर में कोमल गा लग रहा है, लेकिन कितने ढंग से लग रहा है और हर एक का प्रभाव अलग जा रहा है। तो ये जो प्रभाव है ये तानपुरे के साथ में ही मिल सकता है। तो इसको पेपर बनाने के लिए ये लिया जा सकता है कि वर्तमान समय की स्थिति क्या है, पहले तो आप ये बता दीजिए, उसको बताइए, प्रस्तावना के रूप में आप इसको लीजिए कि आज सिंथेसाइजर क्या कहते हैं इसको, कैशियो, हारमोनियम, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो गाना गवाने और बजाने और सिखाने का प्रचलन है, ये उचित नहीं। उपरंजक वाद्य के रूप में हो सकता है बेटा, ये वाद्य क्या है, वहां पर एक संभावना रख दीजिए कि उपरंजक वाद्य के रूप में हो सकता है कि बड़े बड़े गवैया गाते हैं, पीछे तानपुरे वाले रहते हैं सुर देने के लिए वो है। ये केवल जो ये गा रहे हैं उसकी अनुकृति कर रहे हैं, नकल करके उसी को दोहराते हैं जब अपने पर, तो ये उपरंजन होता है, अच्छा लगता है, जो कि ध्रुपदीय के साथ में पखावज वाले भी करते हैं, हारमोनियम वाले भी करते हैं, लेकिन वहां पे वो सुर नहीं लेते। सुर की मधुरता के लिए तो जितने भी अच्छे गायक होंगे वो तानपुरे का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो आप ये दे सकते हैं कि वर्तमान समय में क्या स्थिति चल रही है, फिर आप लीजिए तानपुरा को। अब जब तानपुरा को आप रिसर्च की दृष्टि से ले रहे हैं तो आप ये पकड़ के नहीं बता पाएंगे कि तानपुरा ये जो तुम सीख रहे हैं हम, यही तानपुरा है। फिर आपको जाना पड़ेगा कि तानपुरा क्या है। तानपुरा क्या है? तानपुरा भी एक वीणा है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक तंत्री वाद्यों के अलग अलग नाम हमको कहीं नहीं मिलते। हर तंत्री वाद्य का नाम एक था, वीणा, फिर उसमें विशेषण जोड़ दिया जाता था, सप्ततंत्री वीणा, शततंत्री वीणा, चित्रा वीणा, चित्रा सप्ततंत्री चा विपंची नवतंत्रिका, नवतंत्री वीणा, त्रितंत्री वीणा, अलाबू वीणा। माने वीणा एक कॉमन शब्द था, तंत्री वाद्य मतलब वीणा, ये एक कॉमन संज्ञा थी। तो फिर आप इस पे लौट जाइए कि ये था हमारे यहाँ वीणा का ये रूप था, और ये बदला कैसे कैसे बदलते हुए ये भरत के समय की वीणा किस तरह से परिवर्तन को पाते हुए। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वीणा थी सात वाली जो बता दी उन्होंने कि दो ही वीणे तंत्र वादन दंड मूर्छने ग्रामाष्टकारे, केवल वही वीणा थी, ऐसा नहीं है। वीणा प्रकरण में बहुत वीणाओं का वर्णन
किया है, भरत ने भी, शारंगदेव ने भी, आगे के ग्रंथकारों ने भी। तो थोड़ा सा उसमें चले जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये रूप था वीणा का, इसको लेकर के इस तरह के इसके प्रयोग होते थे और ऐसी सुर की साधना होती थी। कंठ से निकलने वाला सुर ही तो वीणा में है। अभी क्या जी मैम। बताया था, शारीरिक वीणा और दार्वी वीणा। तो जो हमारे कंठ से जो स्वर निकल रहा है वही हमारी दार्वी वीणा में हमने ही स्थापित किया है, हमने ही बनाया। तो इस तरह से कुछ लेकर आइए और देखिए, लालमणि मिश्र जी की किताब में आपको बहुत कुछ भी मिल सकता है कि त्रितंत्री वीणा या सप्ततंत्री वीणा में ऐसा कौन सा रूप है। जो कहीं कहीं पे तो सहतार के नाम से सितार को भी जोड़ देते हैं, हालांकि वो बहुत वो नहीं है जब से बृहस्पति जी का रिसर्च आ गया। तो फिर कुछ थोड़ा इस दृष्टि से पीछे जाइए, खोजने की दृष्टि से कि कहाँ मिलता है तानपुरे के जैसा रूप, कहाँ मिलता है, उसको लेकर आइए कि किस वीणा के निकट का है। फिर इसको तानपुरा क्यों कहा गया, थोड़ा सा ये भी खोजिए। तो इसको खोजते हुए ये बीच में आपका वर्णन पेपर के, मेन पेपर के रूप में ये बात यहाँ तक आ जाएगी। फिर आपने आगे जी क्या लिया है, वर्तमान समय में तानपुरे की क्या लिया, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। अब वहां पर आपको खत्म नहीं करना पड़ेगा, आप खत्म करेंगे प्रासंगिकता, फिर आगे लगा दीजिए कोलन और उसमें लगाइए एक विश्लेषणात्मक दृष्टि, क्योंकि जो शोध करता है वो सीधी नजर से बात को, एक तरफा बात को नहीं कह सकता। जो शोध करता है उसको बहुत सारी दृष्टि रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब उस पर लिखिए कि इस एक विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक दृष्टि। जी मैम। तो फिर जाकर के अंत में आप उपसंहार फिर लिखिए, निष्कर्ष लिखिए कि क्या मिला, आपने जो ढूंढा देखा उसमें क्या मिला, और अंत में लिखिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमने ये जो पेपर लिखा है इस पर हम क्या कहना चाहते हैं। तो पहले वर्तमान समय बताइए, आज क्या स्थिति है समाज में, शास्त्रीय संगीत को लेकर के, उपशास्त्रीय संगीत को लेकर के, सुगम संगीत को लेकर के और फिल्मी संगीत को लेकर के आज क्या चल रहा है, भक्ति संगीत, जितने ये संगीत हैं, क्योंकि आपने उसमें तो क्लैरिफाई नहीं किया, आप तो वर्तमान समय में तानपुरा की कर रहे हैं प्रासंगिकता। तो वर्तमान समय को थोड़ा सा बताइए, थोड़ा 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 पहले संगीत पर बताइए। अब वर्तमान समय से आपका मतलब है वर्तमान संगीत समय की बात, संगीत जगत की बात को आप जी लेकर के चल रहे हैं। जी मैम। पहले ये बताइए, फिर उसके बाद तानपुरे को लेकर पीछे लौटिए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, कहाँ तक जा पाते हैं देखिए। फिर वहां से उसमें ढूंढ के लाइए तानपुरा कौन सा वाद्य था, कैसा था, क्यों इसकी उपयोगिता बनी, क्यों इसको लिया गया, इसका आधार कैसे प्रदान करता है। फिर थोड़ा सा अब प्रासंगिकता बताइए कि कौन से कौन कौन से कुछ रागों को ले लीजिए, इन इन रागों की दृष्टि से देखिए तानपुरा के साथ इसका ये रोचक कैसे होता है, और इसके साथ में उसके लगाव में कैसे भिन्नता पाते हैं। और थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आपको ये जो सेवर्ट विधि से जो इनके अंतराल निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप उसको अगर पढ़ेंगे इसमें लिखते समय बृहस्पति जी को, तो उन्होंने बड़ा सुंदर इस पर किया है, इसकी आलोचना कैसे कैसे स्वरों का विस्तार ये कैसे खराब होता है, कहाँ पर अरुचिकर होता है, कहाँ पर ये श्रुति भेद किस तरह से करता उत्पन्न करता है। थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं कि मैं इस दृष्टि से देखिए ये जो विस्तार किया जा रहा है ये सही नहीं है, अनुपयोगी है आज के लिए। जी सरलता की दृष्टि से कर लिया जाता है हारमोनियम के साथ, लेकिन ये सही नहीं बैठता। अब अपना निष्कर्ष लास्ट में दे दीजिए कि ऐसा जो मैंने पाया है ये इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो तानपुरा इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा, अंत में वो बता दीजिए, ऐसा लिखा जी जा सकता है। जो मैम, जैसे मैं इसके आधार में एकदम चला गया, जैसे पहले पढ़ा भी है मैंने कि जैसे गाने जो गायक थे उनके पीछे दो चार लोग हा हा हु वाला मतलब बेस जो स्वर देते थे, उसी बेस पे ये तानपुरा का निर्माण किया गया है ना मैम। जैसे आधार स्वर जो मिलता है हम लोगों को तानपुरे से, तो आधार स्वर हाँ, वहां भी मिलता था उन लोगों को। आधार स्वर के रूप में, इसीलिए पहले जो वृंद वाद्य होते थे उनमें भी गायक होते थे, गायक आधार होते थे, और पीछे जो गायकों का वृंद गान होता था उसमें वादक आधार होते थे, वीणाएं होती थी, और उनके जो सुर होते थे अपने उनके लिए भी होते थे। और जो वैदिक काल का तुम बता रहे हा हा हु वाले पीछे से जी जो मैम। स्वर दिए जाते थे आधार बनाने के लिए दिए जाते थे, बिल्कुल तानपुरा आधार तो है ही, जी जी आधार तो है ही, हमारे सुर का आधार है, हमारे गीत का, हमारे गायन का आधार है।
और इसके साथ में जो हमने अभी ये श्रुतियों के अंतर की बात कही, एक ही कोमल स्वर एक ही तीव्र स्वर के प्रयोग की बात कही, ये तानपुरे के साथ ही इसकी मिठास, इसके लगाव, इसके उच्चार, इसके कहन, इसके पुकार में आप रस पाएंगे। हारमोनियम के साथ आप गा के देख लीजिए बजा करके कि उतना आनंद आए आपको, नहीं होता, नहीं हो सकता। ये मेरी समझ में आया, इस ढंग से शायद किया जाना चाहिए। किसी भी पेपर को लिखने में सबसे पहले जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें स्वयं आप अनेकानेक प्रश्न स्वयं से करेंगे। आपने जैसे टॉपिक लिया वर्तमान समय में तानपुरे की प्रासंगिकता, तो आलोक को स्वयं से प्रश्न करने होंगे, एक एक शब्द को लेकर के। वर्तमान समय में आलोक ये ले रहा है विषय, तो आलोक से कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। फिर तानपुरा वाद्य पर जो लिखने का प्रयत्न करने जा रहा है तो उस पर खुद से कम 50 प्रश्न बनाइए। क्या क्या हो सकता है, बैक में कहाँ तक जाना है, किन किन वाद्यों को लेकर चलना है, नहीं हमें और कुछ नहीं लेना, हमें तंत्री वाद्यों पर ही नजर डालनी है, इसको ही देखते हुए पीछे की ओर जाना है। फिर प्रासंगिकता में आइए तो हम स्वरांतरालों को तरह तरह से स्वर अंतराल बताए गए हैं ना जी। हारमोनी मेलोडी कैसे बनती है, इनको थोड़ा सा विवेचन करिए। फिर स्वर अंतराल कैसे कितने कितने प्रकार के सेवट विधि से निकालने वाले हैं, और वो क्या है 9/8, 10/9, 16/15 वाला, ये इस आधार पे तो कैसे ये स्वरों का बीच का अंतराल कैसे कैसे किस किस विधि से निकाला गया, थोड़ा उस पर भी नजर डालिए। इसमें ललित किशोर, यही नाम है शायद, ध्वनि संगीत नाम सुनना है किताब का? जी मैम, यही ध्वनि ललित किशोर जी। ललित किशोर क्या है, आगे नाम नहीं याद आ रहा, ललित किशोर जी की पुस्तक है, तो वो देखी जा सकती है। ललित किशोर जी की पुस्तक को देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं छूट जाओगे कि वर्तमान समय में तानपुरा की प्रासंगिकता में कुछ भी निबंध नहीं लिखना है, निबंध से नहीं बनती बात। फिर तो एक एक शब्द में 8-8, 10-10, 20-20 प्रश्न खुद से करिए और लौटिए, फिर कहीं से उसको जोड़िए। नहीं लौटते हैं तो ऐसा कोई, फिर ये हो सकता है कि कोई विशेष ऐसा कोई कलाकार है जिसका कोई तानपुरा, जैसे सितार के संदर्भ में तो हमने एक लड़की से काम कर रही है वो, तो उसको हमने कहा है कि नीलाद्री जी से भी संपर्क करो, वो जो जितार बजाते हैं, नीलाद्री जी का नाम सुना है? जी मैम। मौन काहे को हो जाते हो? तो हमने कहा कि ऐसे लोगों को भी संपर्क करो जो सितार के निकट के वाद्यों को कैसे कर रहे हैं, जब तंत्री वाद्यों पर काम करवा रहे हैं तो। और मोहन वीणा क्या है उससे भी पकड़ो, पता करो, और पीछे लौट के जाओ कहाँ तक दिख रही है, ऐसी क्या कोई वीणा पहले भी थी। तो इसी तरह केवल कह के नहीं छूटना है। अगर प्रासंगिकता की बात करते हैं हर तरह के, आप फिर बताइए प्रासंगिकता में बताना होगा कि हारमोनियम क्यों नहीं, तानपुरा क्यों, ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं ना। फिर संगत वाले अगर केवल आप कहते हैं आधारवादी के लिए, तो बहुत से लोग हैं जो सुरमंडल को भी लेते हैं ना, सुरमंडल को भी, तो वो भी तंत्री वाद्य ही है, वो भी तंत्री वाद्य भी है। बहुत बड़ा हुआ करता था मत्त कोकिला, लेकिन कुछ इसी तरह का था, वो बहुत बड़े, उस पर यूं एल एल भी नहीं, ऐसे झुका हुआ एल शेप में, देखी हो अगर कभी चित्रों में वीणा, तो वैसी होती थी, तो उसी का लेटा हुआ रूप हम इसको कह दें। तो इसी तरह से तानपुरा में भी देखना पड़ेगा, केवल सीधा सीधा निबंध नहीं लिखना है ना। तो रिसर्च की पहली शर्त ये है कि जो भी आप विषय ले रहे हैं उसका एक एक शब्द किसी और के प्रश्न के घेरे में जाने से पहले आप उसके हर शब्द पर 100 प्रश्न करके अपने को सेटिस्फाइड करें, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करें। पहली शर्त यही रिसर्च की। ओके मैम। ठीक है जी मैम। चलें खत्म करें। जी मैम। चलिए ठीक है, धन्यवाद सबको, नमस्कार। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। खुश रहिए, खुश रहिए।